मैं आप लोगों का बहुत वक्त नहीं लूँगी और यहाँ पर आने का मकसद मेरा यही है जो आप लोगों का है। यहाँ पर बहुत ही जानकार, बहुत ही अनुभवी लोग मौजूद हैं और मैं भी उनको सुनने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है इस तरह के मंचों से बोलने का, या फिर मुझे मौका मिलता है किसी ज़रिए से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, चाहे वो लिख कर या फिर बोल कर, तो मैं उसका फ़ायदा उठाती हूँ इस तरह कि टीवी में काम करते हुए आपको कई बार वो मौका नहीं मिलता है, कई बार आप सीमाओं से बंधे होते हैं और इसीलिए इस तरह के मंचों से लोगों को सुनना और अपनी जो सोच है उसको लोगों के साथ साझा करना, ये मुझे अच्छा लगता है और यही मैं कोशिश करूँगी। आज मैं सोच रही थी यहाँ आने से पहले कि आखिर मैं क्या बात करूँ यहाँ आके। फिर मुझे लगा कि अभी तक की जो मेरी जर्नी रही है, अभी तक जो मैंने थोड़ा बहुत काम किया है और थोड़ा बहुत सीखा है और जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर मेरा बचपन बीता है, जहाँ पर मैंने पढ़ाई की है और अपने आसपास के परिवेश में जो मैंने देखा है, मुझे लगा कि शायद उसमें से अगर कुछ आप लोगों के साथ साझा कर सकूँ तो बहुत बेहतर होगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों आखिर उनके विचारों से मैं हमेशा प्रभावित रहती हूँ, क्यों आखिर उनके विचार से जुड़ाव मैं महसूस करती हूँ और क्यों जहाँ कहीं भी इस तरह की बात होती है, जहाँ कहीं भी आरक्षण को लेकर कोई भी डिबेट होती है तो उसमें मैं मुखर तौर से पार्टिसिपेट भी करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसको लेकर के जो एक निगेटिविटी फैलाई जाती है समाज में वो ना फैलाई जाए। वो इसलिए क्योंकि मैंने इस तरह के हालातों को नज़दीक से देखा है, महसूस किया है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ, बिहार में मेरा बचपन बीता है, बिहार से ही मैंने पढ़ाई की है और आपको मालूम है कि पूरे देश में अगर आपको जातिवाद को समझना है, जातिवाद की जाल को समझना है, जातिवाद की जड़ों को समझना है तो उत्तर प्रदेश या बिहार, खासतौर से बिहार मैं कहूँगी, और वहाँ की जो सामाजिक संरचना है अगर वो आप नज़दीक से देखते आए हैं तो आप ये कभी नहीं कहेंगे कि आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, आप ये कभी नहीं कहेंगे कि हालात बदल गए हैं और अब हमें इस तरह के प्रयासों की, इस तरह की योजनाओं की, इस तरह की कोशिशों की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी आपसे कहे तो आप उस ज़मीनी हालात को, उस ज़मीनी हकीकत को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आज मैं पहले दिल्ली में थी, फिर अभी मैं कुछ सालों से लखनऊ में हूँ, लेकिन जिस परिवेश को देखते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, आज कोई मुझे ये कह के बरगला नहीं सकता कि देखिए सब कुछ बदल गया है और अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ बराबरी के स्तर पर आ गया है। ऐसा नहीं है। आज मेरे कई दोस्त हैं जो बिहार में हैं, कई दोस्त बीबीसी में काम करते हैं, उनसे जब मैं बात करती हूँ, वो जब अभी हाल ही में आपको मालूम है कि डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई और वहाँ पर जो कास्ट सिस्टम है बिहार में, जो कास्ट सिस्टम की वजह से वहाँ पर जो घटनाएं हुई हैं उसको समझने की नज़दीक से कोशिश की गई, तो वहाँ पर जो लोग आम लोगों से बात करते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके संपर्क में अगर आप रहेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वाकई आज भी अगर आपको ये कहा जा रहा है कि आरक्षण की ज़रूरत नहीं है तो सिर्फ ये बरगलाने की बात है, बल्कि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। और इसीलिए उन अनुभवों पर आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे ये लगता है कि आरक्षण जो है वो विशेषाधिकार नहीं है। कई लोगों को ये भ्रम है कि आरक्षण विशेषाधिकार है। कई बार ये जो पूरी परिकल्पना है, जो पूरी व्यवस्था है, उसको विशेषाधिकार के तौर पर हम देखते हैं या कुछ लोग हमें दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दरअसल जो सदियों से विशेषाधिकार कुछ समूहों को, कुछ जातियों को मिलते चले आए हैं, जो अपरोक्ष हैं, जिन पर हमारी नज़र तभी जाती है जब आप ध्यान दे करके उसे देखें। जब आप सोचिए ना, कभी आपने सोचा है कि कई सारे सेक्टर्स हैं, मीडिया की ही बात कर लीजिए, कुछ खास जातियों का वर्चस्व क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है क्या ये परोक्ष आरक्षण नहीं है? आप देखिए कि मंदिर में अगर पुजारी है वो अगर किसी एक जाति का हो सकता है, क्या ये परोक्ष आरक्षण नहीं है? अगर जातियों से परे होकर भी हम सोचें, अगर आप देखिए कि उद्योगपतियों के बेटे या उद्योगपतियों की बेटियां, उनको अगर वो अधिकार मिल जाता है कि वो उस विरासत को आगे बढ़ा दें, उनको अगर ये अधिकार मिल जाता है कि वो योग्य हो या अयोग्य हो, इस चीज़ को परे करके उन्हें मौका मिल जाता है, तो क्या ये परोक्ष आरक्षण नहीं है? आप आज देखिए फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज में देख लीजिए, जो वहाँ पर इस्टेब्लिश लोग हैं, उनके बेटे बेटियाँ, उनको मौके मिल रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका सोर्स है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक खास परिवार में पैदा हुए हैं। क्या ये परोक्ष आरक्षण नहीं है? तो इस परोक्ष आरक्षण को जो हमें बहुत ही
बारीकी से देखना और समझना चाहिए, उसके असर को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो लागू की गई है। और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, अमेरिका में जब वहाँ के रेड इंडियंस हैं या वहाँ के जो काले लोग हैं, उनको जब आरक्षण दिया जाता है उसे अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, यानी कि सही दिशा में लिया गया कदम, सही दिशा में उठाया गया सकारात्मक कदम। तो इसी तरह से हमें भी इसे देखना चाहिए, हमें इसे विशेष अधिकार के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि इसकी जड़ें कहाँ से आ रही हैं, और जो एक बहुत बड़ा तबका है जिसे सदियों से वंचित किया गया है, अगर उसे कुछ अधिकार दे करके आगे लाने की कोशिश की जा रही है तो आरक्षण की अहमियत, आरक्षण की ज़रूरत आपको महसूस अपने आप हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि आजकल आरक्षण जो है उसे गरीबी उन्मूलन का तरीका निकाल लिया गया है। ये लोग कहते हैं कि आरक्षण की वजह से आप उन लोगों को क्यों भूल जाते हैं जो गरीब तबके से आते हैं लेकिन सवर्ण हैं, आप उन लोगों को क्यों भूल जाते हैं जो पिछड़े हैं। अभी देखिए, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, अभी आप देखिए सवर्ण आरक्षण, यानी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको 10% का आरक्षण दिया गया। इसके बाद मैंने कुछ भावनाओं में आकर मैंने फ़ोन कॉल्स किए, और कुछ जो मेरे जानने वाले लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, एक बहुत ही विद्वान आदमी को मैंने कॉल किया। मैंने कहा कि ये देखिए क्या हो रहा है, ये 10% आरक्षण लागू हुआ है, और ऐसा लगता है मुझे कि ये संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ कुछ खिलवाड़ जैसा है, क्योंकि संविधान में ये कहीं नहीं है कि गरीबी के आधार पर या फिर आर्थिक आधार पर इस तरह से आप आरक्षण दें, बल्कि जो पिछड़े तबके हैं, जो वंचित तबके हैं, उनके लिए उनकी जो स्थिति है सामाजिक, शैक्षणिक, उनको ठीक करने के लिए आप आरक्षण दीजिए। तो उन्होंने मुझे बड़ी एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि इससे जो एक खास विचारधारा बनती है, जो एक खास रवैया बनता है कि आरक्षण का विरोध करो। बहुत सारे फोरम्स बन गए हैं आरक्षण का विरोध करने के लिए। लोग ये समझने लगे, लोग ये सोचने लगे कि भाई हमें वंचित किया जा रहा है, जो खास जाति के लोग हैं, तो वो कुछ दिन तक शांत हो जाएंगे। इसलिए ये जो है एक सकारात्मक पक्ष है। मुझे ये लगा कि भाई ये तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि अगर आप अपनी विचारधारा सिर्फ इस आधार पर बना रहे हैं कि आपको किसका फायदा मिलता है, आपको नहीं मिलता है, कल तक आप उसी आरक्षण का विरोध कर रहे थे ये कहते हुए कि इससे मेरिट प्रभावित होता है, और आज अगर आप उसका समर्थन करने लग जाएं क्योंकि आपको भी उसका लाभ मिलने लग गया, तब तो ये ऐसी बात हो गई कि आप अपने को मिल रहे लाभ की वजह से उसको केंद्र में रखकर अपनी विचारधारा बना रहे हैं। अगर आपके आज के युवा ऐसा कर रहे हैं, अगर एक तबका इस तरह से सोच रहा है, तो ये बहुत खतरनाक है, और हमें समझना पड़ेगा कि विचार बनाने का जो तरीका होता है वो वाकई जो समाज में सही या गलत है उसके आधार पर बनता है। और मुझे बचपन से ही बताया गया है, मुझे ये सिखाया गया है, ये नहीं कि आपको अगर कोई लाभ मिल रहा है तो उस आधार पर आप जो अपनी विचारधारा है वो बना लीजिए। अब मैं क्यों कह रही हूँ कि आरक्षण जरूरी है, और बिहार का जिक्र मैंने क्यों किया। जुडिशरी में जब आरक्षण की बात होती है, ये जो एक विरोध की बात मैंने की, या फिर जो कुलबुलाहट एक खास समाज के लोगों में होती है, आखिर वो क्यों होती है। आप यहाँ से समझिए कि बिहार में ये उसी वक्त से शुरू हो गया था जब वहाँ पर आरक्षण लागू हुआ। आपको मालूम है कि किस तरह से कर्पूरी ठाकुर के समय में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद आरक्षण लागू हुआ, और मुझे लगता है कि हिंदी बेल्ट में ये पहला प्रयोग था। और उसी वक्त उन्हें इस बात का भी एहसास हो गया था शायद कि ये जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्ण हैं, उनके लिए भी आरक्षण की मांग आगे चल के उठेगी, और उनमें जो नाराजगी है, उनके अहम को चोट पहुंचेगी। उस वक्त अगर 26% आरक्षण लागू हुआ था, उसमें 3% जो है वो आर्थिक रूप से पिछड़ों को दिया गया था, और 3% महिलाओं के लिए। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसे समझने की कोशिश की है नज़दीक से, बिहार में रहते हुए, वहाँ की परिस्थिति को समझते हुए। क्योंकि अगर वो जातिवाद का गढ़ रहा है, अगर जाति की मूल जो जड़ें हैं उसे समझने के लिए आप बिहार का रुख करते हैं, तो इसके साथ ही ये भी समझना पड़ेगा कि उसे दूर करने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए, आरक्षण को लेकर के जो प्रयास किए गए हैं, उनकी प्रयोगशाला भी बिहार रहा है। और इसीलिए उस दौर में 70 के दशक के बाद, उस दौर में जो वहाँ पर एक माहौल बना जमींदारी उन्मूलन की वजह से, जो एक खास तबका है उसमें जिस तरह की कुलबुलाहट आई, या फिर जो वर्ग संघर्ष है, जो जाति संघर्ष है, वो बढ़ा, और उसी का नतीजा था कि 90 के दशक में वो हिंसक एक रूप में तब्दील हो गया, और उसकी मैं साक्षी रही हूँ। उस वक्त मैं बड़ी हो रही थी। मंडल
की वजह से आपको मालूम है कि पूरे देश में जो माहौल था उसका सबसे ज़्यादा असर अगर बिहार पे नहीं था तो किस पे था, आप खुद बताइए। तो इसीलिए उस वक्त जब वहाँ के माहौल को मैं देखती थी और जो हिंसाएं हो रही थी उनके बारे में मैं सुनती थी, तो एक अलग तरह के डर का माहौल होता था। मैं हमेशा सवाल पूछती थी अपने बड़ों से कि आखिर ये क्यों है कि कुछ लोगों को मार रहे हैं। 1997 की घटना जो कि लक्ष्मणपुर में हुई थी, और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ, 58 लोगों को, 58 दलितों को मार दिया गया था वहाँ पे। उस वक्त मैं 5, 6, 7 साल की रही होंगी, और इन घटनाओं पर बार बार ही चर्चा होती रही, हमेशा बात होती रही। ये घटनाओं को लेकर के जो उसके बाद माहौल बना, हर तरह से जो माहौल बना, और भी कई घटनाएं हुई, उसका जो एक असर पड़ा मेरी मानस पर, वो इतना ज़्यादा पड़ा कि फिर मैंने समझने की कोशिश की कि आखिर क्या तरीका है, आखिर क्यों ये हो रहा है। तब मुझे समझ में आया कि वाकई ये जो कुलबुलाहट है वो कहीं से आ रही है, वाकई इसको दुरुस्त करने की, आरक्षण के माध्यम से इसको दुरुस्त करने की बहुत ज़रूरत है। और बाबा साहेब के जो विचार हैं, उनकी क्या खासियत है, उनकी क्या अहमियत है, ये मुझे आसपास के जो माहौल है उससे समझने का, सीखने का मौका मिला। और जुडिशरी में आरक्षण की जब मैं बात कर रही हूँ, मैं क्यों उस घटना की बात कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि उसमें करीब 80 से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए, लेकिन सज़ा एक भी नहीं हुई। आपको मालूम होना चाहिए। और आज भी उसके बाद जिस तरह की परिस्थिति बनी, 2 दशकों तक करीब संघर्ष चलता रहा। पटना हाई कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया था। उसके बाद वहाँ पर एक निराशा की स्थिति भी बनी। उसके बाद वहाँ पर ये लगा कि नहीं, जुडिशरी में भी जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ना चाहिए। लंबा संघर्ष लोगों ने किया, और आपको मालूम है कि 2016 में ये डिसीजन लिया गया कि वहाँ पर जो लोअर कोर्ट्स हैं जो बिहार में, उसमें न्यायपालिका में आरक्षण लागू हुआ। तो अब उसका आज से क्या ताल्लुक है, ये भी समझने की ज़रूरत है। आज से ताल्लुक ये है कि लगातार एक के बाद एक मैं देख रही हूँ कि जब से मैंने काम करना शुरू किया है, या जब से मैंने चीज़ों को और गहराई से समझना शुरू किया है, फिर से एक बार एक फहरिस्त आई है ऐसे फैसलों की, जिन फैसलों को अगर आप कहें, अगर आप गौर से देखने की, समझने की कोशिश करें, तो वो एक तरफा है, उसमें पक्षपात की बू आती है। हमें डायरेक्टली नहीं कह सकते, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि क्या वाकई वो फैसले होते अगर पार्टिसिपेशन जुडिशरी में भी वो होता, चाहे वो SC/ST एक्ट को लेकर हो, या फिर आप देखिए कि जो पदोन्नति में आरक्षण है उसको लेकर के हो, या फिर अभी हाल ही में 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर के जो फैसला हुआ। एक के बाद एक ऐसे फैसले आए हैं जिससे ये लगता है कि फिर से एक बार ये मुहिम तेज़ होनी चाहिए, और यही वो वक्त है जब वो मुहिम तेज़ हो और दबाव बनाया जाए। और आरक्षण की जो पूरी परिकल्पना है, आरक्षण का जो पूरा आधार है, वो कितना मजबूत है। आप देखिए अभी हाल ही में रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे पूछा गया, उन्होंने ये कहा कि जुडिशरी में जो आरक्षण है वो असंवैधानिक नहीं है, उसका वो भी समर्थन करते हैं। तो जब बात होती है इस दिशा में प्रयास करने की, ऐसे ही मंचों से इस दिशा में प्रयास किया जा सकता है, ऐसे ही मंचों से अपनी आवाज़ उठाई जा सकती है। हालांकि वहाँ पर आप ये भी समझिए कि जो प्राथमिकता है वो कुछ और भी होती है। अब लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है कि आधी रात को कोर्ट खुल रहा है, लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है कि कुछ खास मामलों में तो काम हो रहा है, लेकिन कुछ मामलों में बहुत धीरे धीरे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, किसी और इशारा है, आप समझ सकें अगर। लेकिन असल बात ये है कि अगर वाकई लोग ये मान रहे हैं कि असंवैधानिक नहीं है, अगर वाकई सपोर्ट मिल रहा है, तो हमें इस दिशा में यही वक्त है कि हम प्रयास करें, यही वक्त है कि फिर से एक बार इस दिशा में आवाज़ उठाई जाए और कुछ कंक्रीट हल इसका निकले। जहाँ तक निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात है, आपको मालूम है 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स है उसकी संख्या बहुत बढ़ी, और पब्लिक सेक्टर के जो जॉब्स हैं वो बहुत श्रिंक हुए। जो सरकारी फैक्ट्रीज या सरकारी जो फर्म्स हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर में दे दिए गए। और अभी हाल ही में कोशिश की गई है एयरलाइंस के बारे में, रेलवे के बारे में खबर आई कि उसको भी प्राइवेटाइज करने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे हालात में जब 90,000 नौकरियां निकलती हैं और उसके लिए 2.5 करोड़ तक आवेदन आते हैं, इसकी वजह यही है कि करीब 5% के आसपास अगर सरकारी नौकरियां हैं तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे। बाकी लोगों को अगर आप असल में पार्टिसिपेशन देना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां, उसको लागू करना, उसमें आरक्षण लागू करना बहुत ज़रूरी है। बिहार में अभी मैं फिर से बिहार का उदाहरण दे रही हूँ, वहाँ पर एक प्रयोग हुआ है, नीतीश कुमार ने प्रयोग किया
किया है। हालांकि बीजेपी का सपोर्ट उनको मिला, लेकिन जो बड़े नेता हैं कुछ उनकी ओर से उनको कुछ आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। लेकिन वहाँ पर जो एक आउटसोर्सिंग होती है, तो आउटसोर्सिंग के जरिए जिन कंपनियों को ठेका दिया जाता है उन्हें इस बात के लिए बाध्य किया जा रहा है कि वो भी एक खास परसेंटेज जो पहले से लागू है उस परसेंट में प्राइवेट जो जॉब्स हैं उनमें आरक्षण दें। तो ये बहुत अच्छी पहल हुई है और इस पहल को आगे बढ़ाते हुए हमें मांग करनी चाहिए कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण हो। और देखिए 300:1 का ये आंकड़ा है। अगर एक जॉब एप्लीकेशन, एक जॉब वैकेंसी निकलती है तो 300 एप्लीकेशन उसमें जाते हैं। ये आंकड़े हम अक्सर टीवी पे बताते रहते हैं, गिनवाते रहते हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें इस दिशा में काम करना चाहिए। और कास्ट सेंसस की भी बात हो रही है आजकल, उसको लेकर के कुछ पार्टियां काफ़ी मुखर हैं और कई बार मैं डिबेट्स करवाती हूँ तो वहाँ पर वो लोग ये कहते हैं कि उनके एजेंडे में है। तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ा जाए। फाइनल जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, जो अंतिम उद्देश्य होना चाहिए वो यही कि जिस मानसिकता के साथ, जिस विचार के साथ आरक्षण को लागू किया गया था, जब तक हम उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर ले पूर्ण रूप से, तब तक उसका जो फैलाव है उस पर भी काम करना पड़ेगा और वो उस तरह से उसका फायदा मिलता रहे उस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गंभीर मुद्दों की रिपोर्टिंग को देखने के लिए सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाइए, सब्सक्राइब करिए।